इग्निशन ऑन है, सीट बेल्ट लग चुकी है, रियर व्यू मिरर में भी कोई दिखाई नहीं दे रहा है, सीन एकदम क्लियर है। नमस्कार, मैं हूं सुमित अवस्थी और आप मुझे अक्सर एबीपी न्यूज पर सुनते हैं। आपसे बात करते हुए, समाचार पढ़ते हुए आप मुझे देखते होंगे, लेकिन अब बात होगी आपसे इस पॉडकास्ट के जरिए भी। इस पॉडकास्ट का नाम है कार में पत्रकार, जहां पे मैं करूंगा आपसे और किसी एक गेस्ट से कई सारी बातें शहर की भीड़ के बीचों बीच कार से रास्ते को नापते हुए। जी हाँ, इस पॉडकास्ट में एक कार में रहेगा ये पत्रकार किसी एक गेस्ट के साथ और आप तक पहुंचाएंगे कई किस्से सीधे आपके कानों तक। तो चलिए आज का एपिसोड शुरू करते हैं आज के मेहमान के साथ। तो दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है पॉडकास्ट के इस नए एपिसोड में। और आज हमारे साथ जो खास मेहमान हैं वो किसी परिचय की इनको कोई जरूरत नहीं है। मैं आपको नाम बताऊंगा और आप लोग के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाएगी। नीना गुप्ता जी, जानी मानी अदाकारा, कई सालों से हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में छाई हुई हैं। नीना जी, हर तरह के रोल में आपको देख लिया है इन करीब मेरे ख्याल से 30 साल का सफर, अगर मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ या ज्यादा ही होगा। आप कैसे आंकेंगे अपने आप को? कहाँ से कहाँ पहुंची हैं आप? आंखों कैसे पता नहीं। धीरे धीरे पहुंची हूँ, बहुत धीरे। मेरे जीवन में सब कुछ थोड़ा लेट होता है, ऐसा मेरा भाग्य ऐसा है। सो आई थिंक इट टुक मी अ लिटिल लॉन्गर टाइम। पर मैंने अभी आपका OTT पे सीरीज देखी, मसाबा, और मैं ये कह सकता हूँ कि मीना जी में जो बात है, जो दम है, वो आज की तारीख की आज की एक्ट्रेसेस में नहीं है। थैंक यू सुमित, थैंक यू सो मच। ये आइडिया कहाँ से आया मसाबा का? मतलब ये आप लोगों का आइडिया है, मसाबा का अपना आइडिया है, आपकी बेटी का, या कहीं और से? कहाँ से आया ये आइडिया? यूनिक है बहुत। ये आइडिया जो इस सीरीज की प्रोड्यूसर हैं अश्विनी यार्दी, उनको ये आइडिया आया था। वो ऐसा कुछ बनाना चाहती थी जो जिसके जीवन में है वही काम करे। तो उसको मसाबा के इंस्टा पोस्ट बहुत अच्छी लगती थी। सो उसको ये आइडिया आया, फिर उसने मसाबा को अप्रोच किया और फिर नेटफ्लिक्स को अप्रोच किया। तो ये इसमें कितनी सच्चाई है? काफी सच्चाई है और थोड़ा बहुत फिक्शन भी है। मतलब जैसे कोई अगर कैरेक्टर है तो उसमें 6 कैरेक्टर मिक्स्ड हैं। यू नो, तो कुछ कैरेक्टर्स ऐसे हैं। और मेरा और मसाबा का ऑलमोस्ट जो घर के सीन्स है काफी सच्चाई है, बट ड्रामा भी हमने क्रिएट किया हुआ है काफी सारा। और इनफैक्ट मसाबा को एज अ डिजाइनर तो हम लोग जानते थे, पर मसाबा एज अ एक्ट्रेस भी अपने आप में कमाल की है। लगा ही नहीं कि मसाबा की पहली इतनी बड़े लेवल पे एक्टिंग करेंगी, इतनी अच्छी। हाँ, मैं बहुत हैरान हो गई। मुझे भी नहीं इतनी उम्मीद थी कि इतना अच्छा करेगी। इनफैक्ट मैं बहुत ही अचंभे में पड़ गई उसको देखकर कि इतना अच्छा कर दिया उसने। नीना जी, दिल्ली को मिस करती हैं कि नहीं? हाँ, मैं दिल्ली से ज्यादा अभी पहाड़ में मुक्तेश्वर को ज्यादा मिस करती हूँ। और लॉकडाउन में रहे आप लोग, अभी करीब 5 महीने से ऊपर हो गया, 6वां महीना चल रहा है। कैसा रहा आपके लिए लॉकडाउन? कुछ नई चीज सीखी इस वक्त में? जी, मेरा लॉकडाउन आई एम सॉरी टू से बहुत अच्छा रहा, क्योंकि मैं अपने पहाड़ के घर में थी मुक्तेश्वर में, और पूरा 5.5 महीने वही थी मैं, क्योंकि हम गए थे 6 दिन के लिए और फंस गए वहाँ पे, आ नहीं सके वापस। और मतलब वहाँ पे पता ही नहीं चला कि कोविड है। यू नो, थोड़े बहुत लोग थे हमारे कॉम्प्लेक्स में जो वहीं थे। सो मैंने फिर अपनी बुक भी लिख डाली, जो आपने पढ़ा होगा आज इस दौरान। सो यहाँ आकर पता चला कि लोगों ने कितने कष्ट उठाए होंगे। बॉम्बे आकर पता चला। अब आप बॉम्बे में हैं, किसी तरह का डर तो नहीं है, चिंता तो नहीं है कि बॉम्बे में अभी भी है कोविड? नहीं, डर चिंता तो हर समय लगा रहता है, क्योंकि मैं थोड़ा बहुत काम भी कर रही हूँ। वो काम करो तो हम तो मास्क पहन नहीं सकते, और हालांकि जो प्रोड्यूसर्स हैं वो बहुत करते हैं एकदम से हर चीज का सैनिटाइज, वैनिटी वैन, ये वो, बट फिर भी डर के काम होता है। मतलब खुले मन से काम नहीं होता, और
आने के बाद कोई भी काम में एक शूट के लिए जाती हूँ तो वापस आके फिर मैं 4-5 दिन किसी को नहीं मिलती, क्योंकि मुझे क्या पता, यू नो। जी जी। सो है तो बहुत भयंकर बीमारी, और मतलब बहुत डर की बात है। बिल्कुल। और मतलब चिंता भी होती है कई बार। मैं इसलिए ये बोल रहा हूँ कि मैं भी ऑफिस आता हूँ, हम भी न्यूज़ एंकरिंग करते हैं, मास्क नहीं लगा सकते हैं, मेकअप आपका होता है, हेयर आपके होते हैं, हाँ, और तरह हाँ, तरह के लोग आपके नज़दीक आते हैं जिनसे खतरा है, जो कहा जाता है कि हाँ, नज़दीक नहीं आना है, सोशल डिस्टेंस कर रखना है, फिजिकल डिस्टेंस रखना है। तो आई कैन रिलेट इट टू यू कि आपको कितना परेशानी होती होगी। इनफैक्ट बॉम्बे में जब बच्चन फैमिली में आया तो बताया गया कि वो ऑडियो डबिंग के लिए गए थे अभिषेक, और उनके ज़रिए फैमिली को इस तरह की अपने स्टोरीज पढ़ी। तो मैं समझ सकता After हूँ कि 200 काफ़ी meters, रिस्की turn है जब आप left. काम करने जाते हैं, घर से बाहर निकलते हैं, तो कहीं भी इस तरह की अब बीमारी। पे ना सुमित, पता नहीं कहाँ से कौन संक्रमित हो। जी। जिसमें बच्चन अभिषेक ने जहाँ पे डबिंग की थी वहीं पे थोड़े दिन बाद मैं भी करने आई थी डबिंग, ओह! ये मसाबा मसाबा की इंग्लिश डबिंग। सो मैं तो डर गई, मैंने कहा वो तो मैं वहां नहीं जाऊंगी। फिर मसाबा ने भी वही की, तो उन्होंने कहा नहीं वो बहुत अच्छे से सब कुछ करते हैं, तो मैंने की वहाँ 4 दिन डबिंग, 5 दिन की मैंने, 4 दिन। सो अच्छा। अब पता नहीं आप किससे मिले हैं, वो किससे मिल के आ रहा है। ये ना बहुत मुश्किल है जानना कि कैसे आपको लग गया। हुँ। तो आपके घर से कोई सब्जी खरीदने गया, वो सब्जी खरीद कर कौन और आया, वो आपके घर में आई, जी, बहुत ही समझ में नहीं आता। थोड़ा-सा आपके बारे में बात करते हैं, आपकी पर्सनल लाइफ़ के बारे में, आपके पास्ट के बारे में। हालाँकि कुछ-कुछ चीज़ें हम लोग को पता हैं, लेकिन बहुत से ऐसे लोग व्यूअर्स होंगे, लिसनर्स होंगे इस टाइम पे जो आपको सुन रहे हैं। जब आपका शुरुआती दौर था फ़िल्मों में आने का, तो अगर आप याद कर सकें, फ्लैशबैक में जा सकें, तो कोई एक बहुत खूबसूरत सा याद आपके ज़हन में हो, जो फ़िल्म इंडस्ट्री में जब आप नई-नई आई थीं, फ़िल्में जब आप करनी शुरू कर रही थीं या करना चाहती थीं, कोई अच्छा अनुभव, कोई अच्छा एक्सपीरियंस आपको याद हो अभी तक? बहुत से हुए हैं अच्छे एक्सपीरियंस भी। मैं सोच रही जी, हूँ, वो भी इतना अच्छा तो कुछ एक्चुअली मेरे को याद नहीं आ रहा। जी। इतना अच्छा एक्सपीरियंस, मेरे ये अच्छा एक्सपीरियंस था कि मेरी मम्मी के फ्रेंड्स थे, उनके यहाँ मैं रहने गई थी, और उनकी 2 लड़कियां हैं, और वो बैंड्रा ईस्ट में कला नगर में रहते थे, और मैं सबसे पहले जब आई थी तो उन्हीं के घर में, उनको कभी जानती नहीं थी, और उन्होंने मेरा बहुत ध्यान रखा, और मेरी बड़ी मुझे वहाँ पे बहुत तसल्ली से मैं रही, और बहुत अच्छे दिन मैंने काटे वो, और जो दिन मेरे लिए वैसे मुश्किल थे क्योंकि मेरे पास कोई काम नहीं था, नई नई आई थी, तो एक वो अच्छी है, और एक जी। मैं खार में पेइंग गेस्ट रहती थी, तो मेरी लैंडलेडी विडो थी, तो वो मेरे को, मेरा खाने का नहीं था उनके साथ, 500 रुपए में हुँ, सिर्फ हुँ। रूम था, एक लड़की के साथ। फिर वो लड़की चली गई, 1000 रुपए में रूम था, पर वो मुझे बहुत उनका बड़ी फैमिली थी, तो उनको ज्यादा खाना बनाने की आदत थी, अभी वो अकेली रहती थी, तो उनसे खाना ज्यादा बनता था, तो किसको खिलाएं, तो मुझे खाना मिल जाता था। मुझे याद है बादाम बादाम का हलवा, वो सिंधी थी, बादाम का हलवा मुझे बहुत मिलता था। तो ऐसी कई सारी यादें हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग किस्सा है। आपकी कॉलेज लाइफ की कोई बात आपको याद है? स्कूल में, कॉलेज में, जिससे आप या तो आप याद रखती हैं या आप उससे सीख पाई हैं? कोई ऐसी मेमोरी जो आप बताना चाहें मेरे तमाम लिसनर्स को? कॉलेज में मैं स्पोर्ट्स में थी। वो 3 चीजों में से चुनना होता था, एनसीसी, स्पोर्ट्स, और एक और, उसमें से आपको एक चुनना होता था। हाँ, एनएसएस, जी। एनसीसी, स्पोर्ट्स, सोशल सर्विस, और तो मैंने स्पोर्ट्स चुना था। मैं हॉकी खेलती थी, ओह! मैं राइट, हाँ, सेंटर फॉरवर्ड, राइट आउट खेलती थी, अरे वाह! ठीक ठाक हाँ, कॉलेज टीम के लिए। एक बार वो पंजाब से कोई टीम आई, और बड़े लंबे तिरंगे सब लोग थे, और वो हम ड्रिबल करते हुए जाते थे, तो वो हमारे ऊपर से निकल के बॉल लेके चले जाते थे। आई ओह! डोंट नो हाउ आई एम रिमेम्बरिंग दिस। हाँ, सो हम बहुत बुरी बुरी तरह से हारे थे उनसे। दिस इज हाउ आई रिमेम्बर। फिर हम, एक बार विक्ट्री परेड हुई थी ओके। राजपथ पे, जब हमने कोई वॉर जीती थी, आई थिंक बांग्लादेश वाली वॉर या ऐसा कुछ, मुझे ओके। याद नहीं। तो 1970। हाँ, मे बी, तो हमको
कॉलेज में रात को रहे थे और सुबह हमने बड़ी उसके लिए ना रिहर्सल करते थे मार्चिंग की। अरे फिर रिहर्सल में इतना मजा आता था, फिर वही खाना मिलता था सबको, थोक के भाव जो होता है बड़े बड़े बर्तनों में। जी। और फिर रात को हमें कॉलेज में रहना था क्योंकि अर्ली मॉर्निंग 4 बजे पहुंचना था राजपथ। इट हम्म, वॉज कोल्ड Turn right एंड after हमको कुछ 400 स्वेटर meters. वगैरह नहीं पहन सकते थे जो भी था। और अंधेरे में हम लोग सारे के सारे वहां पहुंच गए। और जो सलामी मंच है उस तक पहुंचते पहुंचते हमारे हाथ सुन्न हो गए थे मार्च करते हुए। तो हम सोच रहे थे ये लोग मार्च करते हैं पूरा, हमने तो बहुत थोड़ा सा बिट किया था। और राइट। अगले दिन आई आधी से ज्यादा क्लास बीमार पड़ गई थी उसमें। But it was a great experience marching in the victory parade. Yeah, बिल्कुल। very nice. ऐसी ऐसी इंसिडेंट ना जिंदगी भर याद रह जाते हैं। बहुत से हमारे जो लिसनर्स हैं वो भी अपने मेमोरी लाइन पे चले गए होंगे, वो भी फ्लैशबैक में होंगे, वो भी सोच रहे होंगे कि उन्होंने स्कूल में कॉलेज में क्या किया, कैसे किया। हाँ एक चीज मैं जो आपसे पूछना चाहूंगा, हाँ रिसेंटली जी। फिल्म आई बधाई हो, और आज की जो जनरेशन है, जो मिलेनियल्स इनको कहा जाता है, जो इस 21वीं सदी की पैदाइश हैं, उनके लिए नीना गुप्ता मतलब बधाई हो वाली नीना गुप्ता। मेरे बच्चे हाँ शायद आपको ऐसे ही जानते हैं। तो ये जो नई हाँ हाँ, पहचान इस नई जनरेशन के बीच में आपको मिली है, इसको कितना एंजॉय कर रही हैं आप? बहुत एंजॉय कर रही हूँ क्योंकि मेरी ना मैं कहीं ना कहीं दिमाग में मैं आई एम नॉट ओल्ड, मैं दिमाग से मैं यंग या हार्ट से यंग हूँ। तो मेरे जो मैंने जैसे बहुत सारी आप ये बात बोलती भी नहीं ना, मुझे पता था कि आप दिल से आज भी जवान हैं। तो कई बार मैं भूल जाती हूँ कि मैं ओल्ड हूँ, तो आई शुड कंट्रोल माई सेल्फ। जैसे अभी मैंने काफी सारा काम किया यंग एक्टर्स एक्ट्रेसेस के साथ। आई एम सो फ्रेंडली विद देम, हमारा इतना अच्छा साथ रहा, इतने अच्छे लोग हैं। मैंने शुभ मंगल ज्यादा सावधान की, मैंने मुल्क की, बधाई हो की, संदीप पिंकी फरार की। तो मतलब इतना मजा आता है काम करके। एक तो हार्ड वर्किंग लोग हैं सारे, डाइट करते हैं, आपको भी शर्म आती है उनके सामने कुछ खाते हुए। तो बहुत मुझे मजा आ रहा है इस वक्त टचवुड उनके साथ काम करके, क्योंकि ना बहुत स्मार्ट लोग हैं, इंटेलिजेंट लोग हैं, और काम में कोई कमी नहीं, सही वक्त पर आते हैं। ऐसा कोई नहीं कोई लेट आएगा कुछ आएगा। तो बहुत डेडिकेटेड लोग हैं जो मैं जिनके साथ काम किया। बिल्कुल प्रोफेशनल्स। मैं यही आपसे पूछना चाह रहा था नीना जी, आपने क्योंकि वो 70, 80, 90 का दशक भी देखा बॉलीवुड का, अब आप ये वाला दशक भी देख रही है बॉलीवुड का। आप अगर मैं पूछूं, अगर आप ईमानदारी से अगर बताना चाहें, आपकी मर्जी है, किस दौर में ज्यादा अनुशासन है, किस दौर में ज्यादा मजा आ रहा है काम करते हुए? अभी बहुत अनुशासन है। अभी बहुत मजा आ रहा है। वो जब मैं आई थी 81 में जो मैंने काम किया, 8 फिल्मों में अलग था माहौल, वहां मैंने काफी मजा किया। एक्चुअली अनुशासन भी था। जैसे मैंने श्याम बेनेगल के साथ मंडी की, सुषमन की, सूरज का 7वां घोड़ा की, वो बहुत मजेदार टाइम था और बहुत अनुशासन वाला टाइम भी था। पर उसमें ये था कि थोड़ा फर्क था जो आज नहीं है, बिकॉज आज यू आर एट पार विद एवरीबडी, क्योंकि उस वक्त हम छोटे छोटे रोल करते थे, नए नए आए थे। तो हमको भी बड़ा वो था, अरे शबाना आजमी, स्मिता पाटिल, तो हम भी उनके ओ में थे, तो वो अलग था। बट वो 8 फिल्मों का टाइम बहुत अच्छा था, और कमर्शियल में मुझे कुछ खास मिला नहीं, तो इसलिए मेरा बहुत बुरा टाइम बीता, क्योंकि मैं ऐसे रोल करती थी कोई मेरी तरफ देखता भी नहीं था, आई वाज नॉट ट्रीटेड वेल, क्योंकि छोटे रोल थे, तब। तो अब तो बहुत अच्छा टाइम है, रोल्स भी मुझे अच्छे मिल रहे हैं, और अब कोई भेदभाव बहुत कम है। राइट। तो वक्त के साथ बॉलीवुड भी मैच्योर हुआ है, बॉलीवुड भी प्रोफेशनल हुआ है, बॉलीवुड में भी पहचान, कद्र और इनाम, रिवॉर्ड जिसको कहते हैं, वो मिलने लगा है हर तरह के कलाकारों को। और सबसे अच्छी बात तो जो मुझे लगती है वो ये कि इस दौर में
छोटे छोटे शहरों से जो लोग आते हैं उनको भी पैर पसारने की जगह मिल रही है, उनको भी एक्सेप्ट किया जा रहा है। बहुत से ऐसे नाम है जो जैसे नवाजुद्दीन जैसा कलाकार, कितना बड़ा कलाकार आज बॉलीवुड में, कितने हम्बल बैकग्राउंड से आए हैं, लेकिन ये चीजें मेरे ख्याल से आप इसको भी आप भी इंडोर्स करेंगी। हाँ, क्योंकि सब्जेक्ट भी उनकी जगहों पे बनने लगे हैं ना। जी। मतलब छोटे शहरों पर पिक्चरें भी बन रही है ना, जो बिल्कुल। हिट भी हो रही, तो फिर उस तरह के शक्ल या शरीर वाले लोगों को भी काम मिल रहा है, विच इज वेरी गुड। कि अभी सिर्फ परफेक्ट फेस, सुंदर हीरो सुंदर हीरोइन पहले होता था ना, तो जी। अब ऐसा नहीं कि जो सुंदरता का एक वो मापदंड था उस हिसाब से आपको काम मिलेगा। अब ऐसा नहीं है, अभी जो भी अच्छा काम करेगा उसको काम मिलेगा, चाहे वो कैसा भी हो, you know? जी। पर नीना जी, इन सब के बीच में ये भी बहस चल रही है कि बॉलीवुड में गैंगिज्म है, नेपोटिज्म है, अपनों को बढ़ावा दिया जाता है, अपनों जो हमारे गैंग का नहीं है उसको बढ़ावा नहीं दिया जाता है आज के दौर में। आपकी राय? तो ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि मैं जब आई थी तो हीरोइन तो मैं बन नहीं पाई उस वक्त जब मैं यंग थी, तो मेरे साथ तो ऐसा मुझे हुआ नहीं। पर मैं अब जो काम कर रही हूँ, जो मेरे आसपास लोग हैं वो सब दूसरे शहरों से आए हैं, किसी का कोई माई बाप यहाँ का नहीं है। जैसे आयुष्मान है, जैसे जीतू है जिनके साथ मैंने किया है, उनका कोई ये नहीं है कि और अगर मैं समझो मैं प्रोड्यूसर हूँ और मेरा बच्चा एक्टर बनना चाहता है तो मैं उसे चांस दूंगी ना। हलवाई जो है उसका बेटा ही हलवाई अपने बेटे को ही देता है ना अपना काम। पर ये नहीं है कि नए हलवाई नहीं पैदा होते। पता नहीं, मेरे को तो ये वर्ड ही नहीं समझ में आता। मुझे लगता है अगर आप मेहनती हैं तो आपको आज नहीं तो कल सफलता मिल ही जाएगी। बॉम्बे एक ऐसी जगह मैंने देखी है, मैं यहाँ हूँ पिछले कई सालों से। बॉम्बे एक ऐसी जगह है जहाँ अगर आप मेहनत करते हैं, आप कोई भी व्यवसाय में हो। आप क्योंकि साफगोई से बात कर रही हैं, अच्छा और कोई प्रोजेक्ट करना चाहेंगी मसाबा के साथ फिर से एक बार? क्या उसका पार्ट 2 आने वाला है? पार्ट 2 के लिए हमें उम्मीद है कि आएगा, क्योंकि बहुत अच्छा किया इस सीरीज ने। रहे हैं कि हमें पार्ट 2 मिलेगा, तो जल्दी हमको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अच्छा, आपका एक बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो और भी देखा मैंने, आई थिंक सोशल मीडिया पे कहीं देखा है। बहुत पुरानी बात है, मुझे ठीक से इस वक्त मैं रिकलेक्ट भी नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन आप अपनी कहानी खुद बता रही हैं उसमें, अपने जीवन में, अपनी फिल्मों के बारे में, अपनी सक्सेस के बारे में, इफ आई रिमेम्बर करेक्टली। मैं एक चीज़ जो बेसिकली पूछना चाहता हूँ, आप उन प्रोग्रेसिव बॉलीवुड की एक्ट्रेसेस हैं, मुंबई की एक्ट्रेसेस हैं जिन्होंने इतना बड़ा स्टेप लिया था उस दौर में जब आपने बगैर शादी के डिलीवरी करने का फैसला किया। आपने अपना जो गट्स दिखाया था, मेरे ख्याल से उस दौर में 80-90 के दौर में, 90 के दौर में इतना बड़ा कदम किसी ने दिखाया हो, वो इंस्पिरेशन कहाँ से मिला था और क्यों? ये जवानी में आप इस तरह के जब कदम उठाते हैं ना, तो वो सोच समझ के या इंस्पायर हो के या तय करके नहीं करते। ये आपकी जो ब्लाइंड लव होता है ना जो आपका उस वक्त जो पैशन होता है उसकी वजह से करते हैं। तब आप किसी की सुनते नहीं हैं, ना माँ बाप की सुनते हैं, ना अपने वेल विशर्स की सुनते हैं। तो ये दौर सबकी जिंदगी में आता है, और मतलब बिना शादी के आपने भी रिबेल किया था अपने पेरेंट्स से कि सपोर्ट था उनका उस दौर में जब मसाबा पैदा हुई? नहीं, मेरी माँ की डेथ हो चुकी थी। अच्छा। मेरे फादर और भाई अगेंस्ट थे ऑब्वियसली, एंड दे डिडंट वांट मी टू डू इट, बट मैंने कहा मुझे ऐसे ही करना है। तो उसके बाद तो फिर माय फादर हैज बीन लाइक अ रॉक बिसाइड्स मी। ही इज अ वेरी बहुत ऑर्थोडॉक्स फैमिली से आते हैं, और मेरे साथ एक्चुअली उन्होंने फिर वो बॉम्बे शिफ्ट हो गए और मेरे साथ रहे। ही वाज अ मैन इन माय लाइफ, क्योंकि मैं काम पे जाती थी तो वो मसाबा का देखते थे, पूरा घर संभालते थे, तो उनकी वजह से काफी कुछ हो गया। तो देखो, ये ना कि मैंने ऐसा रिबेल होकर नहीं किया। एक सिचुएशन हुई पैदा और मैंने उस सिचुएशन में एक डिसीजन लिया। ऐसे देखो, बहुत
कितने लोग हैं जिनके हस्बैंड छोड़ के चले जाते हैं, स्पेशली हमारे यहाँ जो काम करने वाले आती हैं लेडीज, वो सब अकेले बच्चा संभाल रही हैं, वो चले गए हैं उनके हस्बैंड दूसरी औरतों के पास, जितनी भी आई हैं आज तक। सो ऐसा नहीं है कि क्योंकि मैं नोन थी और मिसाबा के फादर नोन है इसलिए बड़ी बात हो गई, अदरवाइज इट इज नॉट अ वेरी बिग थिंग एंड इट वाज नॉट अ रेबेलियस थिंग कि मैंने रेबेल करने के लिए, नहीं, ये कोई सोच समझ के लिया हुआ निर्णय नहीं था कि मैं ये करने वाली हूँ, है ना। तो ऐसे व्हेन यू आर यंग यू फील कि आप सब कुछ कर पाएंगे, संभाल पाएंगे, तब कोई भी टीनेजर अपने माँ बाप की बात सुनता है? नहीं सुनता ना, उस उम्र में कोई नहीं सुनता। ऐसे ही मैं भी थी नॉर्मल, मैं तो सब कर। आप ये बताइए कि क्या अभी आप रिचर्ड साहब के टच में हैं? मसाबा बात करती हैं अपने फादर से? मसाबा करती, मैं टच में नहीं हूँ। पर ये मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगा नीरज आपसे, मैं आखिर में आ गया हूँ। बहुत छोटा सा मैं एक सुपर फास्ट जैसा एक राउंड खेलते हैं। आपकी फेवरेट मूवी? गाइड। आपकी फेवरेट अपनी मूवी? बधाई हो। आपका फेवरेट गाना? हुई शाम उनका ख्याल आ गया, मोहम्मद रफी। आपका कोई ऐसा गाना जो आप पे पिक्चराइज हुआ हो? मेरे पे वो शायराना सी है जिंदगी की फिजा। हाँ, क्या बात। आपका फेवरेट पास टाइम क्या करती हैं खाली होती हैं जब? खाना खाती हूँ पढ़ती हूँ, बहुत कुछ करती हूँ, पढ़ती हूँ, अब नॉवेल्स पढ़ने का शौक है, खाना बनाती, थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करती हूँ खाना बनाने में, और योगा करती हूँ, वॉक पे जाती हूँ, कभी कभी थोड़ा म्यूजिक का रियाज करती हूँ, बहुत कुछ करती हूँ। फेवरेट कलर? येलो। फेवरेट बुक जो आपने पढ़ी हो? बहुत पढ़ी है, अभी मुझे याद नहीं आ रहा, इस वक्त केन फॉलेट की नई वाली पढ़ रही हूँ। और कोई एक ऐसा फिगर, हिस्टोरिकल फिगर जो आपको इंस्पायर करता हो, जिसको आप देखती हो लगता हो कि ऐसी जीवन होना चाहिए किसी के लिए? ऐसी जीवन होना चाहिए, हिस्टोरिकल फिगर जी। मैं पता नहीं क्यों बिना जाने सुभाष चंद्र बोस से बहुत प्रभावित थी, बचपन में भी और आज भी, पता नहीं क्यों आई डोंट नो। रिसेंट टाइम्स में, प्रेजेंट टाइम्स में आपका फेवरेट पॉलिटिशियन? अटल बिहारी वाजपेयी। ओके, थैंक यू नीना जी फॉर बीइंग सो कैंडिड। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। लाखों करोड़ों फैंस में आज एक और फैन जुड़ गया है, सुमित अवस्थी। शुक्रिया थैंक यू। कार में, पत्रकार में शामिल होने के लिए। हमको बहुत अच्छा लगा। आपका जीवन ऐसे ही सुखमय रहे और ऐसे ही आप अच्छी फिल्में करते रहें और हम आपको देखकर खुश होते रहें। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सुमित। तो ये थी नीना गुप्ता दोस्तों, और कार में पत्रकार में फिर हाजिर होंगे अगले हफ्ते किसी एक और नई सेलिब्रिटी के साथ। थैंक यू। You have arrived at your destination. तो ये था आज का एपिसोड ऑफ कार में पत्रकार। वापस आऊंगा आपसे बात करने किसी और फेमस चेहरे की आवाज के साथ। तब तक जिंदगी में खुश रहिए और सुनते रहिए एबीपी पॉडकास्ट। बाय बाय। This is an ABP Life podcast.